हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के फिज़िकल फीचर्स मतलब फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया में अगले सेक्शन में। इससे पहले अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था भारत के भू आकृति प्रदेश का सामान्य परिचय। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तर का हिमालय क्षेत्र। इससे पहले मैं आपको शुरुआत करूं, मैंने नीचे एक मैप दे रखा है ताकि आप लोग इसे देख के पहचान सकें कि वाकई में जो सेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या जो भूभौतिक प्रदेश हम लोग भारत का पढ़ने जा रहे हैं उसकी एक्चुअल स्थिति भारत के मैप में क्या है। अगर हम लोग हिमालय की बात करें तो ये विश्व के सबसे जटिल पर्वत क्रमों को प्रदर्शित करता है। इसमें कैम्ब्रियन से लेकर आदि नूतन काल तक मतलब ईओसीन काल तक के विविध प्रकार की शिलाओं के जमाव हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे ग्रेनाइट, नीस, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, गुलाश्म, शैल आदि प्रमुख शिलाएं इसमें अपने को देखने को मिलती है। कई चट्टानें तो यहाँ पे काफ़ी कायांतरित भी हो चुकी हैं, इनकी काया में अंतरण हो चुका है। अगर हम लोग इसकी उत्पत्ति की बात करें, अगर हम लोग ये बात करते हैं कि वाकई में इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, हिमालय जहाँ आज है वहाँ कैसे पहुँचा, कैसे इन पर्वतों का निर्माण हुआ, तो इसकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। अनेक विद्वानों ने इसके संबंध में मत अपने प्रस्तुत किए हैं, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली दो प्रमुख मत हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कोबर का मत। कोबर का मत है कि अब मैं आपको जब ये सेक्शन पढ़ाऊँगा कोबर वाला, जब कोबर वाला फिनिश हो जाए तब आप इस वीडियो को पॉज कीजिएगा। पॉज करने के बाद फिजिकल ज्योग्राफी के सेक्शन में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स, ये आप एक बार इसे रीड कीजिएगा। अब मैं कोबर पढ़ाने से पहले एक बार आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन, तो मैं अगर आपको कोबर का एक जनरल इंट्रोडक्शन दूं तो ये जर्मनी के प्रसिद्ध भूविज्ञानी थे और इनकी एक पुस्तक आई थी डर बऊ डर इर्डे, DER और इर्डे में इसने क्या किया कि पृथ्वी के धरातल की जो आकृतियां हैं, सारी जितनी भी हमारे धरातल पर आकृतियां मिलती है, पर्वत, पठार, मैदान आदि के बारे में इन्होंने विस्तृत विवरण को उस पुस्तक के अंदर प्रस्तुत किया। अब इसमें उन्होंने कुछ पुराने दृढ़ भूखंडों और अभिनीतियों के संबंध में कुछ संबंध निर्धारित करने के प्रयास किए। दृढ़ भूखंड मतलब होता है ऐसे स्थल भाग जो काफ़ी पुराने हैं और जिसके संबंध में उस समय तक ज्ञान प्राप्त नहीं था, उनका संबंध उन्होंने प्रयास किया किससे जोड़ने का, भू अभिनीतियों से। अब आपको जब आप ये थ्योरी पढ़ते हैं कोबर वाली, तो बार बार भू अभिनति, भूसन्नति ये वर्ड देखने को मिलेगा। होता क्या है भूसन्नति? भूसन्नति का एक सामान्य तात्पर्य ले तो दो दृढ़ भूखंडों के बीच में, तो दो स्थिर दृढ़ भूखंडों के बीच में एक इस तरह का निचला स्थान या निचला गैप जिसमें छिछला पानी भर जाए, मतलब ज़्यादा गहरा भी ना हो पानी बट उसमें पानी भर जाए, एक इस तरह का गैप, इसे भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति कहा जाता है। अब चूंकि ये दोनों दृढ़ भूखंडों के बीच में है तो दोनों दृढ़ भूखंडों से इसमें क्या जमाव होगा, इसमें अवसाद आएगा और इसमें जमाव होगा। तो कोबर का जो थ्योरी है वो दो स्थिर दृढ़ भूखंड और बीच में भूसन्नति से संबंधित है। तो कोबर ने क्या किया, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध है, इसे खोजने का प्रयास किया। यहाँ उन्होंने क्या किया कि भू अभिनति सिद्धांत के माध्यम से पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या की। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका हिमालय से क्या संबंध है, ये देखिएगा। कोबर के सिद्धांत के अनुसार कि प्राचीन काल में जहाँ आज हिमालय है वहाँ एक विस्तृत अभिनति सागर स्थित था और उसके उत्तर दक्षिण में एक दृढ़ भूखंड थे। मतलब वो कह रहा है जहाँ आज आपको हिमालय देखने को मिलता है उसके दोनों तरफ तो आपको प्राचीन काल में दृढ़ भूखंड थे और जहाँ हिमालय है वहाँ पर एक अभिनति थी। अभिनति मतलब वो गहरा खड्डा जिसके अंदर पानी का जमाव होता है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो उत्तर वाला दृढ़ भूखंड है उसका नाम अंगारा लैंड और जो दक्षिण वाला दृढ़ भूखंड है उसका नाम गोंडवाना लैंड था। फिर ईओसीन काल में ये दोनों के दोनों दृढ़ भूखंड अभिसरित होने लगे। अभिसरित का मतलब होता है, मान लो ये एक दृढ़ भूखंड है, ये एक दृढ़ भूखंड, दोनों एक दूसरे के समीप आने लगे। अभिसरण हुआ, इनका आपस में आना अभिसरण कहलाता है कि ये दोनों के दोनों अभिसरण हुए। और जो हिमालय के स्थान पे जो सागर था, जिसे हम लोग टेथिस सागर कहते हैं, उस टेथिस सागर के अंदर जो मलबा भरा हुआ था उसके अंदर फोल्ड होना शुरू हुए। मतलब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। जैसे अगर ये भूसन्नति है, ये एक दृढ़ भूखंड है, ये एक दृढ़ भूखंड है और ये भूसन्नति है।
यदि ये दोनों दृढ़ भूखंड आपस में एक दूसरे के समीप आएंगे तो इस भूसन्नति के अंदर जो मलबा भरा हुआ था उसमें क्या होगा, धीरे 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 फोल्ड हो जाएगा और ये भूखंड आपस में समीप आया और ये फोल्ड होकर के एक माउंटेन का शेप ले लेगा, एक पर्वत का शेप ले लेगा। इसे कहते हैं पर्वत निर्माण की प्रक्रिया भूसन्नति सिद्धांत के माध्यम से, जो कि कोबर ने दिया था। अभी आप नीचे देखिए, आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में आप देखिएगा ये एक फोरलैंड है, ये एक फोरलैंड है। आप देखिए यहाँ पर अंगारा लैंड लिखा है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये दोनों के दोनों दृढ़ भूखंड हैं। इन दोनों के दोनों दृढ़ भूखंड के बीच में आपको एक जियोसिंसिलाइन लिखा हुआ है, मतलब भूसन्नति मिलेगी देखने को। अब इस जियोसिंसिलाइन में इस दृढ़ भूखंड से भी और इस दृढ़ भूखंड से भी निरंतर अवसादों का जमाव होता रहा। इसके पश्चात क्या हुआ, जब इसकी गति इस तरफ और इसकी गति इस तरफ होने लगी तो धीरे धीरे यहाँ वलन पड़ने लगे और यही वलन आगे जाकर के हिमालय का रूप लेंगे, ऐसा कोबर का मानना है। अभी मैं कोबर वाले डायग्राम को मैं एक बार आपको दोबारा इस नीचे दिए गए 3 स्टेप डायग्राम से समझाता हूँ। इसमें देखिए आप, इस डायग्राम में 2 प्लेट्स दी हुई है या 2 दृढ़ भूखंड दिए हुए हैं और बीच में एक जियोसिंसिलाइन को बहुत ही अच्छे से इसमें दिखा रखा है। अब आपको इसको देख के समझ में आ जाएगा कि क्या होती है जियोसिंसिलाइन या भूसन्नति। इस भूसन्नति के अंदर दोनों ही प्लेट से मलबा आया और इसके अंदर इसका जमाव होता गया और ये इस प्रकार से छिछली हो गई, एकदम यहाँ पर सारे के सारे मलबों का जमाव हुआ। अब क्या होगा, जब इसके अंदर यहाँ से इस प्लेट का संचरण इस तरफ और इसका इस तरफ, मतलब जब 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे के समीप आएगी तो उसे कहते हैं अभिसरण, जब दूर जाएगी तो उसे कहते हैं अपसरण। तो इसमें जब अभिसरण होता है तो आपको देखने को मिलेंगे इसमें फोल्ड्स और यहाँ बनते हैं फोल्डेड माउंटेन्स, मतलब वलन देखने को मिलते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो वलित पर्वतों के निर्माण में नवीन वलित पर्वत जो कि हिमालय है, हिमालय के संबंध में कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, एक थ्योरी तो है कोबर की, जो कि अभी आपने समझी। नेक्स्ट थ्योरी के अंदर हम लोग आगे बात करेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की। अब मैं आपको प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के साथ हिमालय की उत्पत्ति समझाऊं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस सिद्धांत के विकास का श्रेय किसे दिया गया। इस सिद्धांत के विकास का श्रेय दिया गया हैरी हेस महोदय को और R.S. डिथ महोदय को, जे मॉर्गन और ली पिचॉन। ये सारे के सारे जो विद्वान हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए और आपको इसमें यह भी पता होना चाहिए कि इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडरिंग एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नाम की एक थ्योरी दी थी। सागर नितल प्रसरण और महाद्वीपीय विस्थापन 1968 में इस प्रकार की इन्होंने एक थ्योरी दी थी और इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने हिमालय, मतलब जो इनका जो सिद्धांत है वो हिमालय की उत्पत्ति को किस प्रकार से प्रकट करता है वो आप देखिए। जैसे भारतीय प्लेट थी जो कि 71 मिलियन वर्ष पूर्व विषुवत रेखा पर अवस्थित थी और कार्बोनिफेरस काल के अंदर पेंजिया से विखंडित होती है, बाद में उत्तर पूर्व की ओर अग्रसर होती है, जिसमें टेथिस में जो अवसादीकरण था उसमें संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। भारतीय प्लेट के क्षेपण से ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी चाप, भूकंप आदि का विकास होता है और वहाँ पर आप ये समझिए जम्मू कश्मीर से लेकर द्रास तक, मतलब द्रास से लेकर के असम तक इसमें एक चाप प्रदर्शित होता है। अब मैं आपको इसको अगर इन सिंपल वे में समझाता हूँ। इससे पहले जब हमने भारत की उत्पत्ति के संबंध में जो वीडियो बनाए थे वो आप देखिएगा, उस वीडियो में मैंने आपको ओरिजिन ऑफ इंडिया के बारे में बताया था। मतलब एक पेंजिया नाम का एक महाद्वीप था, सुपर कॉन्टिनेंट था, उसमें भारत जो है हमारा, जो भारत नाम का उपमहाद्वीप है वो अफ्रीका से या पेंजिया के गोंडवाना लैंड वाले हिस्से से जुड़ा हुआ था। विकास क्रम में आगे जा कर के ये कहाँ जाता है, कार्बोनिफेरस काल में टूट करके उत्तर की तरफ। जब ये उत्तर की तरफ जाएगा तो उत्तर में पहले से अंगारा लैंड का एक भूभाग है यूरेशिया वाला, उसके पास जाएगा, काफ़ी समय तक उसके पास रहेगा, फिर धीरे धीरे उससे टकराएगा। जब एक लंबे समय तक ये उसके समीप रहता है ना, तो बीच में अवसादीकरण की प्रक्रिया, वही जियोसिंसिलाइन वाली जो कि कोबर महोदय कह रहे हैं, बीच में अवसादीकरण की प्रक्रिया टेथिस सागर में होती है। फिर जैसे जैसे ये और समीप जाएगा, मान लीजिए ये वाली प्लेट यूरेशियन प्लेट है,
ये इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट का अग्रभाग यूरेशियन प्लेट से भारी है, तो ये जैसे ही इसके समीप जाएगी इसके नीचे क्षेपित होती जाएगी और इस क्षेपण के माध्यम से यहाँ पर फोल्ड होंगे और फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण होगा। मैं इसको और सिंपल वे में आपको समझाने के लिए नीचे एक वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, एक बार आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये हमारा इंडिया है और इस इंडिया को की लोकेशन को देखने के बाद अब आप देखिएगा किस प्रकार से इसकी गति यूरेशियन प्लेट की तरफ होगी और किस प्रकार से फोल्डेड माउंटेन्स जनरेट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। ये देखिएगा, अभी ये दो प्लेट्स आपको यहाँ दिखाई जा रही है। ये तो है यूरेशियन प्लेट, ये हमारी इंडियन प्लेट। भारतीय प्लेट का इसके नीचे की तरफ क्षेपण हो रहा है, क्योंकि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से भारी होने के कारण इसका नीचे की तरफ क्षेपण होगा और जैसे जैसे ये प्लेट पिघलेगी नीचे, ऊपर की तरफ इसके अंदर मलबा स्थानांतरित होता है। ये देखिए भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट की तरफ जाना और जहाँ से ये यूरेशियन प्लेट से टकराएगी वहाँ पर फोल्ड बनना। ये जो प्रोसेस है, ये जो क्षेपण हुआ, इससे हिमालय की उत्पत्ति होती है। इसमें दो बड़े बड़े प्लेट्स का आपस में रोल था। उत्तर में यूरेशियन प्लेट्स, दक्षिण में इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट की ओर जाना, भारी होने के कारण इसके नीचे क्षेपित होना, क्षेपित होने से ये यहाँ पिघलेगी और यहाँ से ऊपर ज्वालामुखी फटेंगे और इसके बीच में ये गैप दिख रहा है जियोसिंक्लाइन, इसमें अवसादों का फोल्ड होना। ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत द्वारा समझाई जाती है। अब आपका दूसरा काम है फिजिकल ज्योग्राफी के सेक्शन में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को एक बार आप पढ़िएगा। एक दो पेज के अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको आगे बताने जाने वाला हूँ कि हिमालय के अलग अलग सेक्शंस कौन कौन से हैं, उसकी अनुदैर्ध्य जो परिच्छेदिका है वो किस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम इसमें हिमालय के उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसके अगर हम लोग विभाजन की बात करें तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है तिब्बत का पठार। अगर हम लोग तिब्बत के पठार की बात करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 400 मीटर है। ये कब का है? तो ये प्री कैम्ब्रियन पुरातन चट्टानों से निर्मित है। इसमें ग्रेनाइट, शीट कहते हैं, एक चट्टान होती है, शीट, नीस, फाइलाइट आदि से निर्मित है और इसकी मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है। जिसका कारण क्या है? इसको बोलते हैं डबलिंग ऑफ क्रस्ट, मतलब इसके क्रस्ट का डबलिंग होता है, उस कारण ये इसका कारण होता है। इसको हम लोग और कभी विस्तार में जानेंगे। ये एक शुष्क, नग्न और ठंडा मरुस्थल है जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, संसार की छत कहा जाता है। इसमें अनेक हिमनद हैं, टांड हैं, टांड मतलब झीलें होती है। और यहाँ पे ये जो तिब्बत का जो पठार वाला जो सेक्शन है, जैसे मैं आपको इसके अंदर मतलब ये वाला जो सेक्शन है तिब्बत के पठार वाला, ये वाला जो सेक्शन है ये हिमालय से, ये वाली लाइन इसे हिमालय से अलग करती है, जिसे बोलते हैं इंडो सांगपो सूचर जोन। इंडो मतलब सिंधु, सांगपो मतलब ब्रह्मपुत्र, सूचर जोन जो इसे अलग करता है। ये क्या है? ये बेसिकली एक व्युत्क्रम भ्रंश रेखा है जहाँ भारतीय और तिब्बतीय जो यूरेशियन प्लेट होती है उसका संयुक्तिकरण हो रखा है, जहाँ उसका जुड़ाव हो रखा है। इसे कहते हैं व्युत्क्रम भ्रंश रेखा। देखो, भ्रंश भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो भ्रंश जब दो स्थान एक दूसरे से अलग जाएं तो बीच में जो गैप पड़ेगा ना, ये जो दरार पड़ेगी बीच में, एक तो इसे कहते हैं सामान्य भ्रंश। वहीं जब दो प्लेट्स एक दूसरे के समीप आए और समीप आते आते इतना मुड़ जाए कि उसमें दरार पड़ जाए, उसे कहेंगे व्युत्क्रम भ्रंश। तो इंडो सांगपो सूचर जोन एक प्रकार का व्युत्क्रम भ्रंश है जो कि हिमालय को तिब्बत के पठार से अलग करता है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं वृहद हिमालय को। वृहद हिमालय का मतलब हुआ ग्रेट हिमालय। ये नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक, आप एटलस में देखेंगे नंगा पर्वत की स्थिति किधर है। मैं आपको नंगा पर्वत की स्थिति को सिर्फ यहाँ लोकेट करके बता रहा हूँ कि यहाँ कहीं नंगा पर्वत है, यहाँ कहीं नामचा बरवा है। कहाँ है ये आप लोग खुद देखेंगे और इसे लोकेट करने का प्रयास करेंगे एटलस के माध्यम से। तो ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक लगभग 24 किलोमीटर की विस्तृत श्रृंखला है ये, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 किलोमीटर और इसकी सबसे उच्चतम श्रेणी है माउंट एवरेस्ट। दक्षिण की ओर इसका जो ढाल है वो उत्तल ढाल है, मतलब कॉन्वेक्स स्लोप है।
और ये चापीय आकृति में है। मैं ये आपको फैक्चुअल डिटेल्स बता रहा हूँ, आपको पता होनी चाहिए महान हिमालय के संबंध में क्या क्या फैक्चुअल डिटेल्स आपसे पूछी जा सकती है। देखिए, किसी भी पर्वत के जब दो तरफ के ढाल होते हैं, एक तरफ तो होगा जो सूर्य के अभिमुख है और एक सूर्य से विपरीत तरफ है। हिमालय का जो उत्तरी ढाल है ना, जो इसका जो उत्तरी ढाल है वो मंद ढाल है और वनस्पतियों से रहित है, मतलब झाड़ियों से युक्त है। बड़ी बड़ी वनस्पतियां इसके उत्तरी ढाल पर लगभग नहीं पाई जाती, जबकि दक्षिण ढाल सूर्याभिमुख होने के कारण वनस्पति से युक्त है, लेकिन यह भूस्खलन से प्रभावित है। जो भारत की तरफ जो इसका ढाल है वो सूर्याभिमुख ढाल कहलाता है। अब अगर हिमालय के अंदर हमें कौन कौन सी ज्योग्राफिकल संरचना मिलेगी महान हिमालय में, वो मिलेगी गॉर्ज मिलेगा, वी आकार की घाटियाँ मिलेगी, गौण और दीर्घ प्रकार की घाटियाँ हमें मिलती है, तीक्ष्ण श्रृंग घाटियों से युक्त जो है बर्फ़ की टोपियाँ हमें वहाँ मिलेगी, और इसकी जो उच्चावच है वो विश्व का सबसे उच्चतम उच्चावच है ये हिमालय, महान हिमालय। अब हम लोग इसकी संरचना की बात करें तो हम इसे किस प्रकार के वलन में रखेंगे, तो इसमें असममित वलन है, ठीक है। इसे असममित वलन के आधार पर आप इसे वलनों में भी बात। फिर अगर आपको और कोई फैक्चुअल डिटेल इसमें जाननी है तो इसे हिमाद्री भी कहते हैं, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसका एक और नाम है, उसका नाम है सागर माथा, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिमालय में फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, मतलब भारत में जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल तक हिमालय की जो चोटियों का जो सीरीज़ क्रम है वो आपको पता होना चाहिए, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, और हाइट के हिसाब से हिमालय में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस क्रम में अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग सभी चोटियों की अगर हम लोग औसत ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर इसकी मानी जाती है महान हिमालय की। सबसे ऊंची चोटी होगी माउंट एवरेस्ट, कहीं कहीं 8848 मीटर मतलब 8848 मीटर या 8850 मीटर दिखाई जाती है। दूसरी सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा, जिसकी हाइट होगी 8598 या 598। फिर है मकालू 8481 मीटर, धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और नंदाकोट। इस प्रकार से इसकी लगभग सभी ऊंची चोटियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको इसके एक मैपिंग वाला सेक्शन पढ़ाऊंगा जिसके अंदर ये सभी चोटियाँ कौन कौन से स्टेट में हैं, कहाँ लोकेट कर रही है, ये मैं आपको एक अलग से मैपिंग वाले सेक्शन में बताऊंगा। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो भी मैंने नाम अभी बोले हैं उन सभी चोटियों को भारत के मैप में ढूंढने का प्रयास करें, ताकि आप भी थोड़ा सा अपनी तरफ से मैपिंग का ज्ञान ले सकें। अब अक्सर मैंने देखा है प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर हिमालय की चोटियों से संबंध में प्रश्न आते हैं और स्टूडेंट्स वहाँ फंसते हैं। फंसने वाली बात इसलिए है, अगर पूछा जाए कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट। अगर पूछा जाए भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो आप कहेंगे K2 या गॉडविन ऑस्टिन। अब आप ये सोचेंगे कि K2 है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हुई? इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और ये हिमालय में स्थित है? नहीं, ये स्थित है कराकोरम में। कराकोरम जो पर्वत श्रेणी है जो हिमालय के उत्तर में पाई जाती है, जो मैं अगर आपको इसमें बताऊं, ये अगर आपको दिख रहा होगा सेक्शन, यहाँ पाई जाती है कराकोरम पर्वत श्रेणी। यहाँ पर जो है K2 अवस्थित है। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें कि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो फिर उत्तर होगा कंचनजंगा। ये कहाँ है? ये आपको कहीं इधर मिलेगी, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर कंचनजंगा। अब प्रश्न कहाँ अटकते हैं? अगर प्रश्न में पूछा गया भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो आप K2 बताएंगे। भारत का हिमालय में सर्वोच्च शिखर कौन सा है तब आप कंचनजंगा बताएंगे। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट। ये थोड़ा सा इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन सब की मैप में लोकेशन आप ज़रूर देखें, मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। हालांकि भारत के सभी पर्वतों को और सभी चोटियों को मैं एक अलग से मैपिंग वाले सेक्शन में आपको ज़रूर बताऊँगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कई बार, अगर आप कभी यूपीएससी का, आरपीएससी का मेंस लिखें या नेट की परीक्षा दें या कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे, एक प्रश्न आता है जिसे कहते हैं हिम रेखा। ये क्या होती है? पहले तो आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए
ये कोई 2 पर्वत क्रम है, मैंने यहाँ पे 2 पर्वत क्रम बनाए। अब जब आप इनकी चढ़ाई करते हैं ना, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले पर्वत पर चढ़े तो इसके आगे बर्फ़ ही बर्फ़ है, इसके आगे हम लोग अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ आपको मिलती है, जबकि इसमें बर्फ़ हमें यहीं से मिलना शुरू हो जाती है। तो पर्वत के चढ़ने के क्रम में जिस रेखा से हमें बर्फ़ मिलना स्टार्ट हुई है वो उसकी हिम रेखा कहलाएगी। मतलब जहाँ पर हिम रेखा अधिक नीचे है वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा जमी हुई है, जहाँ ऊपर है वहाँ बर्फ़ कम है, मतलब अधिक ऊंचाई पर जाने पर हमें बर्फ़ दिखती है, जबकि जहाँ हिम रेखा नीचे है वहाँ पर हमें थोड़ी सी ऊंचाई पर जाने पर ही बर्फ़ दिखने लग जाती है। अब इस संबंध में प्रश्न किस प्रकार का आता है कि हिमालय का जो ये तो है पश्चिमी भाग, हिमालय का ये है पूर्वी भाग। अब पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग अधिक उच्च अक्षांशों पर बसा हुआ है, इसे आप नोट करें। तो फिर हिम रेखा की नीचाई यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन होता इसके अपोजिट है। हिम रेखा, दोबारा मैं समझा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये पश्चिमी हिस्सा है, ये हिमालय का पूर्वी हिस्सा है। पश्चिमी हिस्सा उच्च अक्षांशों में बसा हुआ है और पूर्वी हिस्सा थोड़ा सा निचले अक्षांशों में है। तो बर्फ़ कहाँ होनी चाहिए थी? उच्च अक्षांशों में। लेकिन होता क्या है, क्योंकि अपेक्षाकृत पश्चिम वाला हिस्सा शुष्क है, पूर्वी हिस्से में आर्द्रता विद्यमान रहती है, अतः हिम रेखा की हाइट पूर्व में कम होगी, पश्चिम में ज़्यादा होगी। मतलब हिम रेखा ऊंची पाई जाएगी पश्चिम में और पूर्व में पाई जाएगी नीचे। मतलब यहाँ पर बर्फ़ इसी हाइट पर मिलना शुरू हो जाएगी, जबकि पश्चिम में थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। और इसके अंदर फैक्चुअल बात करें तो पूर्व में लगभग ये 4400 मीटर की हाइट से बर्फ़ मिलना शुरू हो जाती है, जबकि पश्चिम में हिम रेखा की हाइट लगभग 5100 मीटर होती है। हिम रेखा के संबंध में प्रश्न आए तो आप ये बात कर सकते हैं। महान हिमालय वाले सेक्शन को मैं भी यही रोकता हूँ। इसके आगे लघु हिमालय और शिवालिक के लिए अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इन सबको मैप के अंदर लोकेट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। भारत की ज्योग्राफी के संबंध में कोई भी पुस्तक आप इसमें उठा लें और इस संबंध में इसी के साथ साथ आप इसे पढ़ते रहें तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी है और फैक्चुअल पार्ट भी है, और दोनों को मिलाकर ही आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए किसी भी एक सेक्शन को हल्के में मत लीजिएगा, कॉन्सेप्ट भी तैयार कीजिए और फैक्ट भी तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।